नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी और प्राप्त होगी। अनवरत रूप से आप मेहनत करते रहेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का टॉपिक है और बायोलॉजी में टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। जैसा कि मैं आपको पहले की क्लासों में बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। ये सभी वो बायोलॉजी की क्लास हैं जो पिछले 10 साल या 15 सालों में आसपास के जो जितने भी एग्जाम्स हुए प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एसएससी का हो, +2 का हो, चाहे पीसीएस इस तरह के हो, वो सभी क्वेश्चन हैं इस क्लासों के भीतर। ठीक है, तो क्लासों में आप अंत तक बने रहे और सभी के नोट्स बनाएं। इन्हीं क्लासों से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वैसे यदि देखें तो साइंस का जो इंपॉर्टेंस रहता है पूरे जीएस के पोर्शन में, वो बहुत ना के बराबर रहता है, लेकिन फिर भी साइंस को पढ़ाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी साइंस की क्वेश्चंस जीएस में पूछे जाते हैं जब भी रेलवे की वैकेंसी आएंगी। और संभावना है कि 2024 के इलेक्शन से पहले पहले रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की बहुत सारी वैकेंसी होंगे, है ना। तो इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें और सारी क्लासों के नोट्स बनाएं, या दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो, सभी के लिए काम आएंगे ये क्लासें आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन। तो हेडिंग डाल लीजिए जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन कई बार ये रिपीट हुआ है, यीस्ट या मशरूम। ठीक है, एक ही बात है। ये क्या होते हैं? कवक होते हैं, या क्या बोलते हैं इनको? फफूंद भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। पूछ लिया जाता है कि भाई मशरूम क्या होता है, तो आंसर क्या देंगे? कवक होता है। ईस्ट क्या होता है? कवक होता है। मशरूम की तो क्या बनाई जाती है? सब्जी भी बनाई जाती है, और सब्जी कैसी? रसेदार सब्जी बनती है इसकी। ठीक है, और इसमें क्या होती है? प्रोटीन भी होती है। मशरूम के भीतर क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। ईस्ट का भी इस्तेमाल काय के लिए इस्तेमाल होता है? इसका किण्वन की एक प्रक्रिया होती है जो कि अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होता है। क्या बनाने में? अल्कोहल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। खैर, यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा गया कि ये होता क्या है, तो सिंपल आप याद रखना, कवक होता है। ठीक है, यह फफूंद होता है, बस इतना सा याद रखिएगा। कपास का प्रमुख घटक होता है, कपास के जो अंदर पाई जाती है प्रोटीन, जो प्रमुख रूप से वो क्या पाई जाती है? सेलुलोज। 91% हिस्सा होता है कपास के अंदर। इसका कितना परसेंट हिस्सा होता है? 91%। कपास कई रासायनिक संगठनों से मिलकर के होता है, कई चीज होती हैं, कई घटक होते हैं कपास के अंदर, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? सेलुलोज नामक पाया जाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, सेलुलोज नामक घटक है जो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? कपास के अंदर, है ना। जो कपास की फसल होती है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगला है लाइकेन। ये भी मैंने कई बार बता दिया। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। सबसे पहली बात, एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, इंग्लिश में बोले तो इनको मिश्रित जीव होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं? मिश्रित जीव होते हैं। अच्छे से याद रखना, मिश्रित कैसे होते हैं कि ये कवक और शैवाल के मिलने से बनते हैं लाइकेन। कवक से और शैवाल के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन का निर्माण होता है। इस वजह से क्या बोलते हैं? मिश्रित जीव बोलते हैं, है ना। और वायु प्रदूषण का इंडिकेटर होता है ये लाइकेन। मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन नामक एक आप सुनते होंगे, मेडिसिन सुनते होंगे, मॉर्फिन नामक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कहां से प्राप्त होती है ये दवा। ये पोस्त के फलों से प्राप्त की जाती है, अधपके फलों से। यहाँ एक शब्द लिख लेना, अधपके फलों से। पूरे पके फलों से नहीं, अधपके, अधपके फलों से प्राप्त की जाती है। आगे लिखना, पोस्त का पौधा आवृत बीजी होता है, जिससे अफीम और हेरोइन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? अफीम भी और हेरोइन भी। अब सुनो, ये प्रश्न कैसे पूछा गया है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में, कि भाई मॉर्फिन नामक जो मेडिसिन होती है, जो दवा होती है, वो कौन से पौधे से प्राप्त करते हैं? तो उस पौधे का नाम क्या है? पोस्त। पोस्त या पोस्ता नामक भी लिखा मिल सकता है आपको। पोस्त नामक पौधा होता है जो कि इसके पौधे के अधपके फलों से प्राप्त करते हैं। पूरे नहीं पकते फल, फलों को कैसा पढ़ते हैं? अधपके फलों से प्राप्त की जाती है कौन सी मेडिसिन? मॉर्फिन। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा और मैं लिख दिया। पोस्त पौधा जो होता है वो कैसा होता है? आवृत बीजी होता है, जिससे कि अफीम और हीरोइन प्राप्त की जाती है। इनसे ही मॉर्फिन नामक दवाई का निर्माण होता है। ठीक है, मेडिसिन का निर्माण होता है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। आनुवंशिकता बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे आप। आनुवंशिकता का जनक, आनुवंशिकता का जनक कक्षा 6 में, 5 में, 7 में, 8 में, है ना। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जो शुरू से पढ़ के आ रहे होंगे आप, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता का जनक। दूसरा प्रश्न भी इनसे ले लिया मैंने। जॉन मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे का अध्ययन करके कितने नियम दिए इन्होंने? 3 नियम दिए थे मटर के पौधे का अध्ययन करके। मटर के पौधे से इन्होंने आनुवंशिकता के बारे में पता लगाया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल किसके पौधे पर काम किया? मटर के पौधे पर।
मटर के पौधे पर अध्ययन किया इन्होंने, तो कितने नियम दिए? 3 नियम दिए थे। और 3 नियम कौन कौन से? नियम भी कई बार परीक्षाओं में आ गए, तो देखो, एक नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। ये 3 नियम दिए थे किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और तीनों नियम किससे संबंधित थे? मटर के पौधे का अध्ययन करके दिए थे, आनुवंशिकता से संबंधित थे तीनों। ठीक है, नोट कर लेना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा, इसे अंडरलाइन कर लेना। जितने भी जीव होते हैं, जीवों की बात हो रही है, जीवों में कौन से लक्षण? आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। किन में ले जाए जाते हैं? संतानों में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये बात कहना चाह रहा है। ये प्रश्न आ चुका है, मैंने अच्छे से समझाने के लिए लिख दिया थोड़ा सा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। मैंने शॉर्ट में क्या शब्द लिख दिया है? संतानों में ले जाए जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं वो किसके माध्यम से? तो किसके माध्यम से? क्रोमोसोम के माध्यम से होते हैं, है ना। क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र, जी इंग्लिश का शब्द है, और हिंदी का शब्द क्या है? गुणसूत्र है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब ये काय के बने होते हैं क्रोमोसोम? ये भी प्रश्न आता है भाई, क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है वो किस चीज से होता है? क्रोमोसोम किस चीज के बने होते हैं? तो देखो, ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन के? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और क्रोमोसोम या गुणसूत्रों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज करी थी, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो, ये भी लिख लेना। 1888 की बात है, 1888 की वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज करी थी। काय की खोज करी थी? क्रोमोसोम की खोज। गुणसूत्रों की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वॉल्डेयर था, 1888 में। और हमारे यहाँ 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था हमारे यहाँ इतिहास में, अगर कनेक्ट करके पढ़े तो दोनों वर्षों को, है ना। और ये कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। और पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज यूले, उसने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के अधिवेशन की। ये हिस्ट्री का पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं साइंस पे लौट के। साइंस में ये पढ़ रहे हैं कि इस वर्ष में वॉल्डेयर नाम का वैज्ञानिक था, उसने काय की खोज करी? क्रोमोसोम की। और क्रोमोसोम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र मानव शरीर के भीतर कितने होते हैं? 46 होते हैं, और जोड़ी में आ जाए तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा अच्छे से। अब और प्रश्न कैसे बनते हैं आनुवंशिकता के बारे में? देखो, कोई दिक्कत तो नहीं सर, समझ में आ रहा है? आनुवंशिक लक्षणों का अब दोबारा से और सरल लिख दिया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। भाई इससे सरल और क्या होगा? फिर दूसरा प्रश्न हमने बना के लिख दिया, आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं, स्थानांतरण हो रहा है। तो ये स्थानांतरण होता है किसके माध्यम से? क्रोमोसोम पर स्थित के अच्छा, ये पॉइंट मैंने अलग बता दिया। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है किसकी वजह से? क्रोमोसोम की वजह से। ठीक है, अब आगे लिखो, थोड़ा सा मैंने पॉइंट बना के लिखा है, इसको अगला पॉइंट बना के लिखना आप। क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं डीएनए की बनी एक सूक्ष्म संरचनाएं, जीन कहलाती हैं। ठीक है, और देखो आगे पढ़ो इसे, फिर पूरे को समझाता हूं। आनुवंशिकता की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? जीन होती है, जेनेटिक्स, जीन बोलते हैं ना। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्ट पेपरों में कि आनुवंशिकता की इकाई बताइए, आनुवंशिकता की यूनिट बताइए, कौन सी यूनिट होती है? तो आनुवंशिकता की यूनिट कौन सी होती है? जीन। अब ये प्रश्न आता है कि जीन कहाँ पे स्थित होती है, किसकी बनी होती है? तो जीन कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम पर स्थित होती है, मतलब गुणसूत्रों में स्थित होती है ये। और काय की बनी होती है? डीएनए की बनी होती है सूक्ष्म संरचनाएं कहलाती हैं जीन। काय की? डीएनए की बनी हुई माइक्रो, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, छोटी स्ट्रक्चर, छोटी संरचनाएं कहलाती है, क्या कहलाती हैं? जीन। और इन्हीं को बोलते हैं आनुवंशिकता की इकाई बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल नोट कर लेना, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, चिंता ना करें बिल्कुल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नील हरित शैवाल और एजोला, ये दोनों उर्वरक के रूप में काम करते हैं, सहजीवी हैं, ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। ये दोनों कैसे काम करते हैं? सहजीवी। सुधामा तो बच्चा तो किया ही, वो शोर मत करे बेटा, क्लास में बात चली जाते हैं, अंदर हो गए। तो देखिए, नील हरित शैवाल और एजोला, ठीक है, ये दोनों क्या है? जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, सहजीवी है, दोनों आपस में जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं धान के फसल में, धान के खेतों में काम करते हैं, धान के खेतों में। ठीक है, और एक और इनके साथ अल्फा अल्फा, ये सभी तीनों के तीनों क्या है? जैव उर्वरक है, तीनों के तीनों क्या है? जैव उर्वरक है। ये इस पॉइंट को आप याद रख लेना अच्छे से, है ना। नील हरित शैवाल हो चाहे एजोला हो चाहे अल्फा अल्फा, नील हरित शैवाल और एजोला सबसे ज्यादा पूछे गए। धान के खेतों में
जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, मतलब 20 से 30% फसल उत्पादन को बढ़ा देते हैं जैव उर्वरक के रूप में काम करके धान के फसलों के भीतर। ठीक है, तो ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिए, इनको रट लेना, याद कर लेना। कभी भी धान का प्रश्न आता है जैव उर्वरक के लिए पूछा जाता है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। और इसी को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, और लिख लेना अंग्रेजी में कहते हैं। किसको बोलते हैं? नील हरित शैवाल को। अगला, कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस किसे कहते हैं? श्वसनांग का मतलब यहां से सांस ली जाती है, या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे होंगे क्लास 6, 7, 8, 9 में, तो ये वाला टॉपिक जरूर बायोलॉजी में मिलता होगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, या कोशिका का श्वसनांग किसे कहते हैं। यहाँ से कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप रट ही लेना, याद कर लेना, ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। पावर हाउस है ना। अब आगे, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है। श्वसन की क्रिया, ये दूसरा पॉइंट मैंने समझाने के लिए लिखा है। प्रश्न आ जाए, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका में, जो प्रत्येक जीवित कोशिका होती है उसके काय के भीतर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है श्वसन की प्रक्रिया। इसी वजह से क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसका पावर हाउस कहते हैं भाई साहब? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। अंग्रेजी में कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो सेल का पावर हाउस कैसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला पॉइंट है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कैसे भी प्रश्न आ जाए, या तो प्लाज्मा झिल्ली से प्रश्न पूछा गया ये वाला, या फिर कोशिका झिल्ली। एक कैसी झिल्ली होती है? अर्ध पारंगम सजीव झिल्ली होती है, जो कि प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य के चारों तरफ पाई जाती है, या उसे घेर लेती है। ये बायोलॉजी की भाषा है कि जीव द्रव्य को घेर लेती है प्रत्येक कोशिका, है ना। कहने का मतलब ये होता है, प्लाज्मा झिल्ली हो या प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली हो। एक अर्ध पारंगम सजीव झिल्ली होती है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य के चारों तरफ होती है। अब प्रश्न ये आता है, ये तो मैंने परिभाषा लिख दी थोड़ी सी इसकी, है ना। इसके चक्कर में आपको परिभाषा लिखनी हो तो लिख सकते हैं आप, और नहीं तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके वजह से होता है? इसमें आंतरिक जो परत होती है और जो बाहरी परत होती है वो काय की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है, वसा की बनी होती है, एंजाइम्स की बनी होती है, विटामिन की बनी होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है। जो कोशिका झिल्ली मतलब जो हमारी कोशिका होती है ना शरीर की, उनके ऊपर क्या होती है? एक झिल्ली होती है। ठीक है, अब वो झिल्ली किस चीज की बनी होती है ये पूछा जा रहा है पेपर में सबसे ज्यादा। तो इसका जवाब क्या है कि 3 परतों में होती है ये वाली। कितने परतों में? 3 परतों में बनती है कोशिका झिल्ली। तो 3 परतों में क्या है? बाहरी और भीतरी जो परत होती है वो तो प्रोटीन की बनी होती है, और जो बीच की परत होती है वो किसकी बनी होती है? इसकी वसा की बनी होती है। ठीक है, सिर्फ इतना पूछा गया है पेपर में। कई पेपरों में अलग अलग क्वेश्चन पूछा है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण इनमें से किससे होता है? तो उत्तर याद रखना, प्रोटीन से और वसा से मिलकर के बनती है ये झिल्ली। कौन सी झिल्ली बनती है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं के ऊपर एक परत होती है, उसी को कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इस परत का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? एक तो प्रोटीन से होता है, दूसरा वसा से होता है। या वसा को क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में लिपिड बोलते हैं। कई बार ध्यान रखना, शब्दों को इधर उधर घुमा के दे देता है, या तो वसा लिखा मिलेगा या फिर लिपिड लिखा मिलेगा, है ना, और प्लस प्रोटीन। इनसे मिलकर के क्या बनती है? कोशिका झिल्ली बनती है या प्लाज्मा झिल्ली बनती है। अच्छे से लिख लेना, टेंशन नहीं लेनी है। कोई दिक्कत है पूछेगा। जो मानव शरीर का अधिकतम भार होता है वो किससे बना होता है? जल से बना होता है। लगभग 2/3 हिस्सा पानी का रहता है स्वस्थ मानव शरीर में। जो मानव की हम बात कर रहे हैं, वयस्क मानव की बात कर रहे हैं या स्वस्थ मानव की बात कर रहे हैं, उसका अधिकतम जो भार होता है मनुष्य के शरीर का, वो अधिकतम भार किसकी वजह से होता है? पानी की वजह से होता है। तो अधिकतम भार किससे बना होता है? पानी से बना होता है। 2/3 हिस्सा होता है पानी का, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 65% जल होता है भाई वयस्क मनुष्य के शरीर में। 65% या प्रतिशत जल होता है वयस्क मनुष्य के शरीर में। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना अच्छे से। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने 1.5 लीटर पेशाब करता है? और पेशाब कैसा रंग का होता है? पीले रंग का। और पीले रंग का होने का मतलब किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम।
क्या पाया जाता है? यूरोक्रोम पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है यूरोक्रोम। ठीक है, 1.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य क्या करता है? पेशाब करता है। आप जब भी कभी डॉक्टर्स पे दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर्स हमेशा क्या पूछते हैं, जब कोई भयंकर बीमारी या कैसी होती है तो पेशाब आपको कितना आ रहा है, पेशाब कैसे रंग का आ रहा है। तो डॉक्टर्स को पता होता है, डॉक्टर्स स्टडी करके आते हैं, इसी बात की पढ़ाई करके आ रखे होते हैं वो पूरे शरीर के बारे में। तो छोटी छोटी चीज़ों को डॉक्टर्स पूछते हैं पेशेंट से, उससे फिर वो आइडिया भी लगा लेते हैं कि क्या दिक्कत हो रखी होगी अब शरीर के भीतर। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य कितना पेशाब करता है? 1.5 लीटर। और इसका जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। उस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ये पूछे गए दोनों पॉइंट। ठीक है, अब नाखून होते हैं मानव शरीर के। नाखून आप काटते हैं तो नाखून काटने से कहीं दर्द होता है? नहीं होता है। कोई दिक्कत आती है? नहीं आती है। कोई समस्या होती है? नहीं होती है। नाखून की जगह आप उंगली को काट लेना कहीं यहाँ पे, जो हमारी कोशिकाओं में यहाँ पे खून या रक्त संचरण करता है, तो दर्द होगा ही कि नहीं होगा भाई साहब? दर्द भाई, जहां रक्त संचरण कर रहा है वहां तो दर्द होगा ही होगा, लेकिन यहाँ रक्त का संचरण नहीं हो रहा है या रक्त नहीं बह रहा है वहां पे, तो वहां तो मतलब ही नहीं दर्द का। तो नाखून हमारी मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। कैसी कोशिकाओं के? मृत कोशिकाओं के। और नाखूनों में कोई रक्त संचरण नहीं करता है, मतलब खून नहीं बहता है, सरल भाषा में कहें तो। इस वजह से नाखून काटते समय मानव को या मनुष्य को दर्द का महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि नाखून किससे बने होते हैं? तो नाखूनों का निर्माण होता है अल्फा क्रेटिन से बने होते हैं। किससे बने होता है नाखून? अल्फा लिखना, ये अल्फा का सिंबल है, अल्फा क्रेटिन से होता है, बने होते हैं। और ब्रैकेट में लिख लेना मृत कोशिकाओं से। कभी कभार मृत कोशिका भी दे दी जाती है। मृत कोशिका उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, जिनमें रक्त नहीं बहता है। तो नाखूनों के अंदर कोई रक्त नहीं बहता है, तो मृत कोशिकाओं से नाखूनों का निर्माण होता है। नाखूनों को काटने पर कोई आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कट गया नाखून तो ब्लड निकल आता है। ब्लड निकलने का मतलब वो आपने क्या काट दिया उसके चक्कर में, नाखून के में वो अपनी कोशिका काट ली, अपनी उंगली काट ली, जहां से ब्लड निकल आता है। तो जहां जहां ब्लड बह रहा है शरीर के अंदर तो वहां तो दर्द हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं हड्डियों की और दांतों की। अस्थि और दांत का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? फास्फोरस से और कैल्शियम से होता है। ये दोनों पॉइंट मैं कई क्लासों में बता चुका हूँ, नोट कर लेना, कई बार पूछे जाते हैं। चाहे हड्डियों की बात हो रही हो बार बार, चाहे दांतों की बात हो रही है, इनका निर्माण होता है फास्फोरस और कैल्शियम की वजह से होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दंत वल्क। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनेमल। अंग्रेजी में इसे एनेमल बोलते हैं और वैसे क्या बोलते हैं? दंत वल्क। और सरल भाषा में क्या कहेंगे? इसे जबड़ा कहेंगे। सरल भाषा में जबड़ा। ये सबसे कठोर, सबसे मजबूत भाग होता है शरीर का, सबसे मजबूत हिस्सा होता है मानव शरीर का, दंत वल्क। और इंग्लिश में एनेमल लिख लेना। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं? ये वाला सबसे कठोर भाग जो दंत वल्क होता है, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट एवं कार्बोनेट का बना होता है, ये भी लिख लेना। कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट से निर्माण होता है दंत वल्क का। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पे होता है हमारे शरीर के अंदर? कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक रज्जु इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको, है ना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किस में होता है? कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है कि जैसे हम रास्ते में चल के जा रहे हैं तो कांटा लग गया, तो कांटा लग गया पैर में, तो पैर को तेजी से खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं, और देखते हैं कि भाई क्या लग गया। तो जो तेजी से खींचना होता है, जो क्रिया होती है हमारी, जैसे कांटे के ऊपर पैर रखा या कोई बिच्छू काट गया या कोई सर्प की तो मत गए भाई, सांप नहीं काटना चाहिए, कांटो ही लगवा लो, है ना, कांटो ही लग जाए तो तुरंत पैर खींचते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो उन प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन सा पार्ट हमारा नियंत्रण करता है? ऐसी क्रिया हमारे शरीर के साथ जब होती हैं तो कौन सा पार्ट नियंत्रण करता है? कशेरुक रज्जु। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये पीछे वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होता है, जो सर के ऊपर नीचे, ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं रक्त, खून के बारे में प्रश्न आता है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसी को रट लेना, यही ऑप्शन में मिलेगा हमको और मिलता आया है आज तक। और रक्त की परिभाषा लंबी चौड़ी है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, और रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये वैसे ही आपको समझाने के लिए, आप जानते ही हैं, नहीं तो थोड़ा सा काट के देख लेना आप क्लास देखते समय, तो आपको पता चलेगा कि रक्त कैसा है, गाढ़ा है कि चिपचिपा है, कि लाल रंग का है कि पीले रंग का है कि गुलाबी रंग का है। ठीक है, बैंगनी है कि तोतई है, आसमानी है। ठीक है, तो लाल रंग का होता है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा जैसा होता है, जिसे बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। जो रक्त के अंदर बहुत सारे तत्व
मिलकर के बना हुआ होता है रक्त, इस वजह से संयोजी नाम दिया गया, कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया गया, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि रक्त में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है हीमोग्लोबिन? रक्त में पाई जाती है भाई साहब, ब्लड के भीतर पाई जाती है। एक प्रोटीन के रूप में पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है। फेफड़ों से लेती है ऑक्सीजन को और शरीर के अन्य हिस्सों तक, अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती है। कौन सी प्रोटीन? ऑक्सीजन। माफ कीजिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर के अंदर। किसका परिवहन करना? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को पहुंचाना शरीर के अलग अलग हिस्सों तक। इसी प्रश्न को घुमा के पूछता है कि रक्त शरीर में क्या काम करता है? जो खून होता है हमारा, खून का क्या काम है शरीर के भीतर? रक्त का काम क्या है? रक्त का ही तो काम है पूरा। रक्त नहीं होगा तो फिर काम तमाम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल काम तमाम हो जाता है, रक्त नहीं होगा। तो दूसरे शब्दों में से घुमा के ऐसे पढ़ते हैं, रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन कर रहा है? ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। कहने का मतलब वही हीमोग्लोबिन वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? ये हीमोग्लोबिन वाला पॉइंट है। बस घुमा के लिख दिया, डायरेक्ट आ चुका है एक पेपर में कि भाई रक्त का क्या काम है। तो रक्त का ऑक्सीजन का काम है, ऑक्सीजन को शरीर के हिस्सों तक पहुंचाने का काम है। अब रक्त तो नहीं पहुंचाता, लेकिन रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, वो करती है इस काम को, है ना। कौन सी प्रोटीन करती है? हीमोग्लोबिन। हीम एक तत्व होता है जिसकी वजह से लौह की अधिकता होती है ब्लड के अंदर। क्या की होती है? आयरन की अधिकता। और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बनाया जी हीमोग्लोबिन। कहाँ गया हीमोग्लोबिन भाई? ये रहा। ये ग्लोबिन नामक जो शब्द है ना इसमें, ये ग्लोबिन ये तो प्रोटीन है, और ये हीम है, ये हीम नामक शब्द किसकी वजह से? लौह तत्व की वजह से। या आयरन इसकी वजह से मिलता है मानव शरीर को, और प्रोटीन इसकी वजह से मिलती है। ठीक है, तो रक्त के अंदर जो लौह तत्व पाया जाता है वो कौन से तत्व की वजह से? हीम की वजह से पाया जाता है। हीम नामक वर्णक की वजह से पाया जाता है। ठीक है भाई साहब। अब देखो, एक बंदर था जिसका नाम दिया था रीसस नामक बंदर। क्या नाम दिया था बंदर का? रीसस। रीसस नामक बंदर में कौन से वैज्ञानिक ने? लैंडस्टीनर ने कौन से फैक्टर की खोज करी? RH फैक्टर की। जैसे मानव शरीर में रक्त समूह की खोज हुई है, जैसे A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है, इसी तरीके से एक बंदर पर भी खोज की गई। तो बंदर के अंदर जब खोज की गई तो वैज्ञानिक ने जो नाम दिया बंदर के अंदर ब्लड ग्रुप का, वो RH फैक्टर नाम दिया था। कौन सा फैक्टर? RH फैक्टर। और बंदर का नाम भी दिया था वैज्ञानिक ने रीसस नामक बंदर का। ठीक है, रीसस नामक बंदर में वैज्ञानिक का नाम था लैंडस्टीनर ने खोज करी RH फैक्टर की। नोट कर लेना। प्रतिजन एक शब्द है, इसे एंटीजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीजेंस। ये क्या करता है? प्रतिजन, एंटीजेंस प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको छाप लेना, वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा मैंने लिखी हुई है। दूसरी डेफिनेशन प्रतिजन की कहाँ है भाई? प्रतिजन को दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, देखो प्रतिजन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? एंटीजेंस। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी अलग किताब में। प्रतिजन सभी जीवधारियों में उपस्थित वो अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। किन से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं? रोगों से। जैसे हमारे मानव शरीर को रोग संक्रमण करते हैं, तो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करते हैं? प्रतिजन, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एंटीजेंस। तो इसी का मतलब प्रतिरक्षा का मतलब शरीर को रोगों से बचाने का काम करते हैं। शरीर को रोगों से बचाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? एंटीजेंस। और एंटीजेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन। ठीक है, दूसरी और परिभाषा अलग किताब में दे रखी है। कोई भी वो पदार्थ जो शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र को उत्पन्न, यानी कि एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। क्या बनाने का काम करते हैं? ये एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को रोगों से बचाव होता है। किससे बचाव होता है? रोगों से बचाव होता है, बीमारियों से बचाव होता है। तो प्रतिजन काय का निर्माण करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, जिससे कि एंटीबॉडी बन जाती है शरीर में, और एंटीबॉडी जब बन जाती है तो रोगों से शरीर का बचाव हो जाता है। ये वाला पॉइंट है, आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? एक रक्त कैंसर बीमारी के रूप में देख सकते हो आप ल्यूकेमिया को। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि ल्यूकेमिया क्या है। यह प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? ब्लड कैंसर। कई बार सुनते होंगे आपके, उसे ब्लड कैंसर हो गया, खून का कैंसर हो गया, तो उसी बीमारी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर बीमारी है जो कि किसकी वजह से बनती है शरीर में? WBC के अत्यधिक बढ़ने की वजह से।
WBC के अत्यधिक बढ़ने की वजह से ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर नामक बीमारी होती है। ठीक है, WBC क्या होते हैं? WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। आगे आने वाली क्लासों में उन पर विशेष चर्चा करेंगे, उनके एक एक प्रश्न को छापेंगे आपके लिए, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता ना करें। कोई दिक्कत, कोई शक समस्या लगी हो समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, प्रतिजन में अगर दिक्कत लगी हो तो प्रतिजन कुछ नहीं है, प्रतिजन एंटीजेंस बोलते हैं, जो हमारे शरीर के भीतर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और एंटीबॉडी रोगों से बचाती हैं हमें, ऐसे याद रखना। ठीक है, और झिल्ली के बारे में हमने आपको बता दिया। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो हमारे शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है, उनके ऊपर एक परत पाई जाती है, और ये झिल्ली काय की बनी होती है? सिर्फ इतना ही प्रश्न होता है। झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की और वसा की बनी होती है झिल्ली, बात खत्म। आनुवंशिकता की इकाई किसे कहते हैं? जीन को बोलते हैं इकाई। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं गुण, वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोसोम की वजह से होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं बढ़ जाती हैं, तो उस वजह से कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकेमिया। इसे क्या बोलते हैं हम? रक्त कैंसर। आराम से लिखना। RBC का निर्माण कहाँ होता है भाई साहब? अस्थि मज्जा में। जो लाल रुधिर कणिकाएं ना हमारी, लाल रुधिर कणिकाएं, इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, वोन मैरो में इंग्लिश में बोलें तो। इनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है, और 100 से 120 दिन के बाद ये मृत हो जाती हैं, फिर प्राय बनती हैं। ये जीवन चक्र इनका चलता रहता है मानव शरीर के भीतर। तो इनका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, RBC, लाल रुधिर कणिकाओं का। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? प्रश्न आता है, कब्रिस्तान किसे कहते हैं? 120 दिन के बाद इनकी मृत्यु कौन से पार्ट में हो जाती है शरीर के में? तो मृत्यु हो जाती है प्लीहा में। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। WBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। वहीं पे तो RBC का क्या होती है? कब्रिस्तान कहते हैं, या मृत्यु होती है, और वहीं पे WBC की भी मृत्यु होती है। ठीक है, दोनों रुधिर कणिकाओं की मृत्यु कहां पे होती है? प्लीहा में। और इसे क्या बोलते हैं? स्प्लिन। स्प्लिन भी बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। जो माचिस की तिल्ली होती है, ऐसा ही एक शब्द है तिल्ली, तिल्ली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो तिल्ली में होती है, पॉइंट याद रखना। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया कौन से वैज्ञानिक ने बताया? डिटेल में हावेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। रुधिर स्कंदन जानते हैं? खून का थक्का, वही वाला पॉइंट है ये। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया के बारे में किसने विश्लेषण किया? हावेल नामक वैज्ञानिक ने। और खून का थक्का कौन सी विटामिन की वजह से जमता है? विटामिन के की वजह से। जो मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, विटामिन के की वजह से ब्लड क्लोटिंग है ना, रक्त का थक्का। और रक्त का थक्का जमाने में कुछ प्रोटीन भी मदद करती हैं, जैसे ये विटामिन के हो गई। अगर ये प्रश्न नहीं आया तो प्रोटीनों में आता है। प्रोटीन एक थ्रोम्बिन करके एक प्रोटीन होती है, और एक फाइब्रोनोजेन होती है। एक थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होती है और एक फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन होती है, जो खून का थक्का जमाने में मदद करती है। ठीक है, इनको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा अच्छे से। अब प्रश्न आता है कि भाई प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55% भाग होता है। रक्त के भीतर प्लाज्मा का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? तो प्लाज्मा का 55% हिस्सा रक्त के भीतर होता है। ये सभी प्रश्न पूछेंगे, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास का। ठीक है, शेयर करते रहें और लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, और क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से। अच्छे से क्लासों को कर लेना। अब अगला प्रश्न पूछा गया, प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? तो पानी की जो मात्रा होती है वो कितने परसेंट होती है? 90% होती है। प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है। प्लाज्मा रक्त के अंदर कितना परसेंट होता है? 55% होता है। और वयस्क मनुष्य में कितने परसेंट पानी होता है? 65%। पानी का बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई साहब। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं कि विटामिन होते हैं? एंजाइम वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं या विटामिन होते हैं? एंजाइम का जो निर्माण होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थों से और अमीनो अम्लों से मिलकर के होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं कुछ, और अमीनो अम्ल होते हैं जो शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के हम भोजन करते हैं, उन्हीं की वजह से ये बनते हैं। तो नाइट्रोजनी पदार्थ और अमीनो अम्ल के मिलने से एंजाइम का निर्माण होता है। अब एंजाइम होते क्या है? सिर्फ प्रश्न यही पूछा गया, लाइन लगी पड़ी है अलग अलग एग्जाम्स में। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, सिर्फ इतना रट लेना, इतना ही याद रखना, आपसे इतना ही पूछा जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जिनका निर्माण किससे होता है? नाइट्रोजनी पदार्थों से और अमीनो अम्लों से इनका निर्माण होता है, जो कि जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो उसे भी बताइएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा अगली क्लास में। ये साइंस की क्लास इसी तरीके से चलेगी। साइंस की क्लास लगातार चलती रहेगी पूरी सीरीज, जब तक सारे प्रश्न खत्म नहीं होंगे जो अभी तक के 10-15 सालों में पूछे गए
तो लगातार इस सीरीज को पढ़ाते रहेंगे। जुड़े रहिए क्लास के साथ, चैनल के साथ। जैसा कि आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है जीएस का। लगातार जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। यदि आप चैनल पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप पुराने हैं तो चैनल को अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, अपने मिलने वाली और मिलने वालों के साथ अवश्य शेयर करें। सभी के ऊपर राधा रानी और ठाकुर जी की, माता रानी की कृपा बनी रहेगी। सभी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार, राधे राधे।